Lysosomes consist on two words, lyso, which is derived from lysis, which means splitting or breakdown, and somes mean body. These are basically membrane bounded tiny vesicles or sac which contain hydrolytic or digestive enzyme which are specifically used in the lysis of substance or breakdown of substance. The substance include food particles, phagocytized bacteria or pathogen cell, and some internal cellular particles. So today we are going to study about lysosomes, in which we will study the structure of lysosome, the formation of lysosome, and the function of lysosome. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। लाइसोसोम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइसोसोम जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोम्स का मतलब है बॉडी, यानी एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है सेल का। बेसिकली ये ऑर्गेनेल नहीं है, एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है या मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है जो कि दूसरे सब्सटेंसेस की लाइसिस करवाता है, दूसरे सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करवाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सैक और वेसिकल कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यानी क्या होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने ऑर्गेनेल जो पढ़े थे जिसमें चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो या फिर गोल्जी बॉडीज हो या हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल थे। लेकिन ये एक सैक होता है। सैक का मतलब क्या होता है, देखिए सैक का मतलब है, हम कहते हैं थैली को, जो बेसिकली इंटरनल स्पेस हो और उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन हो जिसको हम बेसिकली कह रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक। अच्छा जी, अब होता क्या है, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं अच्छा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट या फंजाई के सेल में कुछ इसी तरह के टीनी सैक प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उनका समहाउ फंक्शन जो होता है वो लाइसोसोम से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो लाइसोसोम नहीं होते। तो लाइसोसोम बेसिकली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो साइज़ होता है लाइसोसोम का वो थोड़ा सा वेरिएबल होता है। बेसिकली 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है। अच्छा, अब इसके अलावा 40 टाइप्स के डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, 40 टाइप के डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि सेल के अंदर जितने मैक्रो मॉलिक्यूल हैं सबकी डाइजेशन करवा सकें। यानी सेल के अंदर मौजूद मैक्रो मॉलिक्यूल की सारे मॉलिक्यूल की डाइजेशन जो लाइसोजाइम में एंजाइम्स मौजूद है उनके ज़रिए से हो सकती है। सही है। अच्छा, जो पीएच होता है ना लाइसोजाइम का वो एसिडिक होता है और पीएच की रेंज तकरीबन 4 से 4.5 तक की है। सही है। तो ये थोड़ी सी बात इसके स्ट्रक्चर और इसके कुछ कंपार्टमेंट की है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखें, इसका मेन फंक्शन है इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर की जो डाइजेशन होती है उसको इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेल्यूलर यानी इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, और डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है ये ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस करवा रहा होता है, या और ऑटोफैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोलाइसिस करवा रहा होता है। ये कुछ फंक्शन है इसके जो ये कर रहा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस, फैगोसाइटोलाइसिस, ये सारे फंक्शंस करवा रहा होता है। इन सारे फंक्शंस का मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि लाइसोसोम बनता कैसे। लाइसोसोम बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं और जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों चीज़ें बन के आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जब सब्सटेंस निकलता है, सही है, एक सैक की फॉर्म में निकलता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। ये भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, ये पहले जाता है गोल्जी बॉडीज़ में। हमने प्रीवियस वीडियो में गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि गोल्जी बॉडीज़ की दो पार्ट्स हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। तो सिस फेस पे ये एंटर करता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और ट्रांस फेस से जो निकल रहा होता है नया वेसिकल वो फाइनली हमारे पास होता है लाइसोसोम। सही है। तो हुआ ये
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एक मेम्ब्रेन आई, यानी उस मेम्ब्रेन के अंदर जो लाइसोसोम के अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे वो सारी चीज़ें मौजूद थी, और वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटर कर गया इसके सिस फेस के अंदर से, और फिर उसके बाद ये ट्रांस फेस से गोल्जी बॉडी के गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकला, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर बताई है मैंने, ये प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में बताई है कि इसका साइज़ वेरिएबल होता है, 0.2 से 0.5 माइक्रोन के बराबर होता है। सही है, तो ये जो गोल्जी बॉडी से निकला है ये कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। अच्छा, अब क्या होता है, अब चाहे फूड पार्टिकल हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, सेल के अंदर जब आएगा ना वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में आएगा। सही है, लेट से कि वो फूड पार्टिकल है, फूड सेल के अंदर किस कौन से प्रोसेस के ज़रिए से आता है, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से आता है। सही है, तो जो फूड अंदर आएगा ना, हमें पता है किस तरीके से आता है, एंडोसाइटोसिस कैसे होती है। तो होगा क्या, ये फूड है और ये फूड के अराउंड मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। अब ये क्या होगा, ये फूड वैक्यूल के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ कर जाएगा। सही है, और फ्यूज़ करने के बाद एक नया वैक्यूल बन जाएगा, एक नया सैक बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगा, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, और फिर फूड की डाइजेशन होगी अंदर। सही, कैसे होगी हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। समझ आ गई बात, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल निकला था उसको हम कह रहे थे प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ, जिसके अंदर फूड मौजूद था, सही है, और जो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से अंदर आया था उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सही है, अब होता क्या है, यानी यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वेसिकल निकला, ये वेसिकल गोल्जी बॉडीज़ में गया, गोल्जी बॉडी से क्या निकला, प्राइमरी लाइसोसोम। सही है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट होगा सेकेंडरी लाइसोसोम में। सेकेंडरी लाइसोसोम में बेसिक जो मेन मैकेनिज्म होता है लाइसोसोम का वो हो रहा होता है। अच्छा, अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम के बनाने के लिए हमें एक पार्ट तो चाहिए प्राइमरी लाइसोसोम। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ या तो फूड वैक्यूल होगा, या तो पैथोजन होगा वैक्यूल के अंदर, या तो फिर सेल का अपना ही कोई ऑर्गेनेल होगा। सही है, हमारे पास पता है फूड आता है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। सही है, तो जो फूड होगा, फूड के साथ जब लाइसोजाइम कंबाइन होगा तो ये कहलाता है एंडोसोम। सही है, और जब फैगोसाइट्स के साथ कंबाइन होगा, सही है, तो वो कहलाएगा फैगोसोम। सही है, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस के साथ के ज़रिए से अंदर आ रहा होता है। और इसी तरह से जब कोई अंदर का ही सेल ऑर्गेनेल होगा और उसके साथ लाइसोजाइम कंबाइन हो जाएगा उस सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये कहलाएगा ऑटोफैगोसोम्स। सही है, होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अभी इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए जी, सबसे पहले हम फूड से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए होगा क्या, ये सेल का स्ट्रक्चर है पूरा। सही है, अच्छा, ये मैंने अलग अलग मैकेनिज्म दिखाए कि बैक्टीरिया के साथ क्या हो रहा है, फूड के साथ क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद ऑटोलाइसिस कैसे हो रही है। सही है, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। लेट से अभी आपने कुछ नहीं देखना, बस ये वाला पार्ट देखना है, बीच वाला हिस्सा देखना है। ये फूड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस वन इज द फूड। सही है, अब ये फूड है। अब हमें पता है कि क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन बनती है और वो फूड अंदर आता है, और वो फिर मेम्ब्रेन उसको सराउंड कर लेती है और फिर वो फूड अंदर आ जाता है सेल के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होगा, ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से फूड अंदर आया ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है हम इसको कह रहे हैं एंडोसोम्स। सही है, हम इसको क्या कह रहे हैं, एंडोसोम्स। और लेट से इसी मैकेनिज्म के ज़रिए से हमारे पास बना था प्राइमरी लाइसोसोम, जो यहाँ पे मौजूद है। सही है, प्राइमरी लाइसोसोम मौजूद है और ये आ गया एंडोसोम। एंडोसोम आपको बात समझ में आ गई, एंडोसाइटोसिस के जरिए से फूड आया है तो हम उस स्ट्रक्चर को, यानी ये फूड वैक्यूल को हम कह रहे हैं एंडोसोम। बेसिकली ये क्या है, फूड वैक्यूल है। अब क्या होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फूड वैक्यूल जिसको एंडोसोम कहा गया, ये आपस में फ्यूज्ड होंगे और बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सही है, अब लाइसोसोम के अंदर था डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि डाइजेशन करवाएगा। जस्ट लाइक प्रोटीन आया था तो प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा, अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा। सही है, ग्लाइकोजन आया था तो उसकी डाइजेशन करवाएगा, ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा। सही है, और इसी तरह से फैट आएगा तो उससे ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें बना लेगा। डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस होगा वो साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाएगा। सही है, डाइजेशन हो गई, डाइजेशन होने के बाद जो सब्सटेंस था, जो फूड पार्टिकल था, वो साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो रिमेनिंग वैक्यूल बच जाएगा, यानी अब जो इस सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर का जो पार्ट बच जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और फिर ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए से सेल से बाहर निकल जाएगा। सही है, समझ आ रही है बात कि ये किस तरीके से निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से। यानी हुआ क्या,
जब ये प्राइमरी लाइसोसोम बना, सेकेंडरी लाइसोसोम बना। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना? प्राइमरी लाइसोसोम प्लस एंडोसोम्स यानी फूड वैक्यूल, इन दोनों से मिलके। अब फूड इसके अंदर है, फूड की डाइजेशन हो गई तो फूड जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, रिमेनिंग जो मास बच जाता है, सही है, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फिर क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाहर की तरफ ओपन हो जाती है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया। सही है, तो इस तरीके से जो लाइसोसोम है वो फूड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। तो ये क्योंकि डाइजेशन हो रही है तो ये कहलाती है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सही है, ये क्या कहलाएगी? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। दूसरी चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे वैसे तो ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस लिखा है, लेकिन मैं फैगोसाइटोलाइसिस आपको पहले समझाता हूँ। उसमें क्या होता है, लेट से कि कोई बैक्टीरियम अंदर आया, सही है, ये एक मैक्रोफेज का सेल है, सही है, समझ लेते हैं हम ऐसा कि ये मैक्रोफेज का सेल है। अब आपने ये दो पार्ट नहीं देखना, बस इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है। बैक्टीरिया अंदर आया फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से, सही है। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया और इसके अराउंड मेम्ब्रेन बनी है, जिसको हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं फैगोसोम्स। सही है, बैक्टीरिया जब सेल के अंदर आता है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है ना, सेल मेम्ब्रेन में डिप्रेशन बनती है, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है और फिर वो सेल मेम्ब्रेन उसको सराउंड कर लेता है और इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है और अंदर बैक्टीरिया होता है, जिसको हम कह रहे हैं फैगोसोम्स। अगेन उसी तरह से फैगोसोम्स और हमारे पास जो प्राइमरी लाइसोसोम जो बना था इस मैकेनिज्म के ज़रिए से, वो प्राइमरी लाइसोसोम आपस में फ्यूज़ होते हैं और बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सही है, अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम देखो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन के अंदर इस मेम्ब्रेन के साथ लाइसोसोम फ्यूज़ हो गया। सही है, फ्यूज़ होने के बाद जो है अब बैक्टीरिया के साथ वो उसके जो एंजाइम्स थे लाइसोसोम के अंदर, वो उस बैक्टीरिया के सेल की डाइजेशन करवाना स्टार्ट करवा देंगे। वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया की लाइसिस शुरू हो जाएगी। लाइसिस शुरू होने के बाद अगेन वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल से बाहर निकल जाएगा। सही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया जो अंदर आया था, सही है, उसकी लाइसिस हो गई और वो बाहर भी निकल गया। और ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास फैगोसाइटोलाइसिस, यानी फैगोसाइट्स के ज़रिए, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से जो सेल अंदर आया था उसकी लाइसिस हो गई, ख़त्म हो गया वो। सही है, दूसरा पार्ट लिखा है कि अगर कभी इंटरनल सेल्यूलर ऑर्गेनेल को, सही है, जैसे कि हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, सही है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, XYZ कुछ भी है, सही है, एक एग्जाम्पल है, ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम हो रहा होता है, उसको लाइसिस, उसकी लाइसिस करवानी है तो वो कैसे होगी? देखिए भाई, होगा क्या, यहाँ से मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगा। ये मेम्ब्रेन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही प्रोड्यूस होता है। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड कर लेता है। सही है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड कर लेता है और ये एक वैक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। सही है, यानी ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया जिसको डिस्ट्रॉय होना था, सही है, जिसको डिस्ट्रॉय होना था, उसको क्या किया, एक मेम्ब्रेन ने सराउंड कर लिया। ये मेम्ब्रेन आया कहाँ से? ये मेम्ब्रेन आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और अब इस सराउंडेड पार्ट को हम कह रहे हैं ऑटोफैगोसोम्स। अगेन ये उसी तरह से प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होगा और प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब फ्यूज़ होगा, यानी कुछ इस तरह से कि भाई देखें, ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, सही है, और ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसी के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम है। अब जब ये आएगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये आपस में इस तरह से फ्यूज़ कर जाएंगे और इसका जो एंजाइम है वो आ जाएगा इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और इसकी लाइसिस करवा देगा। लाइसिस करवाने के बाद अगेन एक्सोसाइटोसिस के जरिए से उसको बाहर निकाल देगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है तो मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के लिए उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियन इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। सही है, तो माइटोकॉन्ड्रियन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दी, सही है, तो अब क्या होगा, जब एक्सरसाइज करनी छोड़ दी तो अब आप वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो क्या होता है, सेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक्सेसिव माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो वो इसी प्रोसेस के ज़रिए से डिस्ट्रॉय करता है और ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोफैगी, यानी अपने आप को खा जाना। सही है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोफैगी। लास्ट वन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, फिर उनको उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन करनी होती है।
और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कि कैंसरस सेल जो होते हैं उसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है, या फिर अगर एक कॉमन एग्जांपल अगर आपको दी जाए कि जब इंसान पैदा हो रहा होता है ना तो उसकी जो फिंगर्स होती हैं ये आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो बीच में जो टिश्यू होता है ना उसकी डिस्ट्रक्शन करनी होती है ताकि फिंगर्स अलग अलग हो सकें, सही है। तो वो सेल कैसे डिस्ट्रॉय होगा, और ये प्रोसेस हमारे पास एपोप्टोसिस कहलाता है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो लाइसोजाइम है ना, लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जब सेल डिस्ट्रॉय होता है, सेल की लाइसिस होती है, सेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिस सेल की ब्रेकडाउन हुई है उसको दूसरे सेल्स यानी दूसरे फैगोसाइट्स आकर खा जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, वो सेल भी ख़त्म हो गया, सही है। क्योंकि ये लाइसोसोम जो है ऐसा पार्ट है जिसके फटने से वो सेल ही ख़त्म हो गया, दैट इज़ वाई इसको सुसाइडल सैक या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सही है, जो कि क्या कर रहा है, अपने ही सेल की लाइसिस, अपने ही सेल की डिस्ट्रक्शन करवा दे रहा है, क्योंकि ब्रस्ट हो रहा है, अंदर का एंजाइम बाहर आ रहा है, साइटोप्लाज्म में फैल जा रहा है, और पूरे एक एक पार्ट की, क्योंकि मैंने बताया था इसमें 40 से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि सेल में मौजूद तमाम मैक्रोमोलिक्यूल की डाइजेशन करवा सकते हैं। तो जब उसके अंदर का एंजाइम फैलता जाएगा तो सारे सेल की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेल पूरा ब्रेक होगा, और दूसरे जो फैगोसाइट्स हैं वो आकर उस सेल के कंपार्टमेंट को, सेल के पार्ट्स को खाना शुरू कर देंगे और वो सेल ख़त्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास ऑटोलाइसिस, सही है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोलाइसिस। लास्ट वन है हमारे पास लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज समटाइम ये जेनेटिकली डिजीज भी होती है। होता यह है कि अगर लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है उसके नंबर्स पूरे नहीं हैं, किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो लाइसोसोम में होगा क्या, लाइसोसोम का काम क्या है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करना, सही है। अब एक एंजाइम की कमी है तो क्या होगा, वो एंजाइम नहीं है तो उस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सबस्ट्रेट जो है सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा, सही है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज होगी, उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से डिजीज कॉज होगी, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। स्टोरेज किसकी हो रही है, जिसका एंजाइम लाइसोसोम में मौजूद नहीं है, लाइसोसोम में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उस एंजाइम की एक्यूमुलेशन हो रही है। उस एक्यूमुलेशन की वजह से जो है उसमें सेल में डिफरेंट एडवर्स रिएक्शन कॉज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इवन इतना लीथल हो सकता है कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है, सही है। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास टे सैक डिजीज़, इसके अलावा गॉशर्स डिजीज़, अलग अलग हमारे पास क्रेब्स डिजीज़, अलग अलग डिजीज़ की एग्जांपल। 20 किस्म के ऐसे डिजीज़ हैं जो कि बेसिकली लाइसोसोमल स्टोरेज की वजह से फॉर्म हो सकते हैं, सही है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया टे सैक डिजीज़ इसकी एग्जाम्पल है, तो होगा क्या टे सैक में होता ये है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से लिपिड की स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है, और ब्रेन में एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम एडवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो चाइल्ड होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और इवन उसकी डेथ भी हो जाती है अर्ली एज में ही, 2 से 3 साल की उम्र में। So this is the disease which is caused due to the storage of certain substance which didn't break down due to the lack of enzyme in lysosome. So that's all about